नमस्कार, आप सबों का स्वागत है दूरदर्शन में। मोहनदास करमचंद गांधी भारत में राष्ट्रपिता के रूप में पूजित हैं और इस देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, परंतु वैश्विक परिवेश में भी उनका महत्व सबसे अधिक है। आज जब सारी दुनिया उनके जन्म का 150वां वर्ष आयोजित कर रहा है, मना रहा है, ऐसे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी विचार करें कि गांधी का विचार दर्शन विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में दो महत्वपूर्ण विद्वानों को बुलाया है और हमारी चर्चा का विषय है वैश्विक परिवेश में गांधी दर्शन। इस पर अपने वक्तव्य देने के लिए हमारे पास हैं बिहार विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार ओझा जी, आपका स्वागत है। और हमारे बीच में डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी हैं जो बिहार विश्वविद्यालय के ही लंगट सिंह महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप दोनों का स्वागत है। गांधी हम सबों के लिए सुपरिचित हैं और पूरे विश्व के लिए भी सुपरिचित हैं। आज जब हम उनका 150वां वर्षगांठ मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, ऐसे में हम विचार करें कि जब ये पूरा विश्व एक युद्ध की ओर जा रहा है, आतंक में से घिरा हुआ है, परमाणु शक्तियां अपना कोहराम मचा रही है, ऐसे में गांधी का व्यक्तित्व एक शांति का रास्ता हमें दिखाता है और विश्व के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, ये हम जानना चाहेंगे डॉक्टर ओझा से। गांधी की महत्ता और गांधी की प्रासंगिकता विश्व में स्वीकार की जा रही है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है हाल में ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित करना। 200 के करीब सदस्यों वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मंच ने यह स्वीकृति करके गांधी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के वैश्विक परिवेश में भारत के जो सकारात्मक योगदान हो सकते हैं, एक प्रकार से उसको स्वीकार किया है। शांति के माध्यम से संघर्ष समाधान किस प्रकार हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये मार्ग गांधी ने दिखलाया है और उस मार्ग पर विश्व को चलना पड़ेगा। खास के 20वीं सदी की कई घटनाओं ने इसको बार बार प्रमाणित किया है और संसार के अग्रणी राष्ट्र पुरुषों ने, स्टेट्समैन ने गांधी के इस योगदान को और गांधी की जो विलक्षणता है गांधी के चिंतन की और गांधी की रणनीतियों को, उसको रेखांकित किया है। जी, बहुत सही कहा आपने ओझा जी। मैडम पुष्पा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि गांधी एक भारतीय के रूप में विदेश में शिक्षा के लिए जाते हैं, वहाँ वो प्रोफेशनल भी बनते हैं और फिर वो संघर्ष में उतरते हैं। उनकी जो यह विदेश यात्रा है, शिक्षा एक विद्यार्थी से लेकर और एक संघर्षशील वकील के रूप में, इसका प्रभाव उस समय के परिवेश पर कैसे पड़ा और उससे कौन लोग प्रभावित हुए? गांधी से प्रभावित होने वाले दुनिया के महत्वपूर्ण नेताओं में से दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, अमेरिका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा, मार्टिन लूथर किंग, बर्मा की आंग सान सू की, इतिहासकार बिल ड्यूरान, ये लोग हैं। नेल्सन मंडेला गांधी के रास्ते पर चलकर और अपने काले और गोरे के जो वहाँ पर रंग भेद की नीति थी उसको अहिंसक मार्ग पर चल कर के दूर किया उन्होंने। और 1995 में रंग भेद की नीति को दूर करते हुए गांधी की दुश्मनों को क्षमा करने की नीति को अपनाते हुए थ्योरी ऑफ फॉरगिवनेस के तहत उन्होंने अपने लोगों को अपने देश में संदेश दिया कि वे जो गोरे लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे थे उनके प्रति किसी तरह से प्रतिशोध की भावना में नहीं आएंगे, वरन उन्हें क्षमा करके और रिकॉन्सिलिएशन की नीति अपनाएंगे और इस तरह की एक मिनिस्ट्री की भी उन्होंने स्थापना की। जहाँ तक बराक ओबामा की बात है, वो हमेशा कहते हैं कि गांधी उनके मार्गदर्शक रहे हुए हैं। और एक बार की बात है कि वर्जीनिया में वह एक स्कूल में गए, एक 9वीं के छात्र ने उनसे पूछा कि आप किस व्यक्ति, मृत या जीवित, किस व्यक्ति के साथ भोज पर जाना पसंद करेंगे? बराक ओबामा 1 मिनट सोचते हुए बोले कि वह निश्चय ही वह व्यक्ति गांधी होंगे जिनके साथ मैं भोज पर जाना पसंद करूंगा। यद्यपि वो बहुत कम खाते थे, लेकिन उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को शताब्दियों तक प्रभावित करती रहेगी। मार्टिन लूथर किंग ने भी उनके बारे में कहा कि
ईसा मसीह ने हमें लक्ष्य दिया और गांधी ने हमें आगे बढ़ने का रास्ता बताया। क्या बात है। 1959 में वह भारतवर्ष आए थे। एक पत्रकार ने पूछा कि आप भारत आकर के क्या महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह गांधी का देश है, जिस तरह से कोई तीर्थ यात्रा पर जाने पर महसूस करता है, मैं वही महसूस कर रहा हूं। और उन्होंने उन्हीं के रास्ते पर चल करके और काले लोगों को अधिकार दिलवाने में अमेरिका में सफल रहे थे। विल ड्यूरान ने कहा था, एक इतिहासकार, कि गांधी बुद्ध के बाद सबसे अधिक भारतवर्ष के एक ऐसे नेता हैं जो दुनिया को प्रभावित करेंगे, और निश्चय ही गांधी ने प्रभावित किया है। आंग सान सू की बर्मा की लीडर हैं, वो भी उन्हीं के रास्ते पर चल करके, और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बार संबोधन कर रही थी स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने कहा कि मैं गांधी से प्रभावित हूं और आप भी गांधी के लेखों को पढ़ करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बहुत सही कहा आपने, और कई महत्वपूर्ण उदाहरण दिए विश्व व्यक्तित्व के, जिन्होंने गांधी को अपनाया, गांधी के विचारों को अपनाया। गांधी विदेश में पढ़ते हैं और विदेश में ही संघर्ष करते हैं एक अधिवक्ता के रूप में। मैडम ने ठीक ही कहा कि श्वेत अश्वेत का भेद वहाँ था, लेकिन गांधी के सिर पर जो सबसे बड़ा बोझ था वो ये था कि इंग्लैंड पूरी दुनिया को गुलाम कर लेना चाहता था और वो एक गुलाम देश के नागरिक थे। तो उन्होंने इस गुलामी के खिलाफ वहाँ क्यों नहीं आवाज़ उठाया कि वो संघर्ष उन्होंने अश्वेतों के अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया? वो कौन से अवयव थे, परिवेश थे जो गांधी को इस तरफ मोड़ा? गुलामी अनुचित है और गुलामी अस्वीकार्य है, ऐसा गांधी सदा मानते थे। बल्कि छात्र जीवन से ही उनकी ऐसी धारणा बनने लगी थी। अगर हम उनकी आत्मकथा, उन्होंने जीवन में कुछ अपने से कुछ लिखा है तो दो ही, एक हिंद स्वराज और दूसरी अपनी आत्मकथा, या फिर दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के विषय में। बाकी उनके पत्र हैं या हरजन और इंडियन ओपिनियन जैसे, और उनके यंग इंडियन जैसे जो पत्रिकाएं थी, उसमें जो संपादकीय लिखा करते थे, या जो अनगिनत लोगों को उन्होंने पत्रोत्तर दिए। तो गांधी ने, अगर हम देखते हैं कि उन्होंने हिंद स्वराज में क्या लिखा, या अपने छात्र जीवन में और अपने युवा अवस्था में वो क्या महसूस करते, जब से उनका राजनीतिक समाजीकरण हुआ और खास के ब्रिटेन में इनर टेम्पल में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हुए और फिर लौट के आने के बाद भारत की स्थितियों को देखने के बाद गांधी समझ रहे थे कि वो जो ब्रिटिश सभ्यता है, खास के औद्योगिकरण की सभ्यता और भारत की सभ्यता, इस दोनों में बेमेल है। ये दोनों परस्पर इनकम्पेटेबल हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में उनको खुद को स्थापित करना था, और स्थापित करने के लिए एक परिस्थिति बस वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहां पर भारतीय मूल के साथ, लोगों के साथ, अफ्रीका के मूल निवासियों की बात अभी छोड़ दें, भारतीय मूल के लोगों के साथ जो भेदभाव और जिस प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही थी, वहां से वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गांधी ने आंदोलन के और परिवर्तन के अपने औजारों का रिफाइनमेंट, उनका परिष्करण वहीं शुरू किया। सत्याग्रह की बात हो या फिर सर्वोदय की धारणा, हम पाते हैं कि गांधी एक नई विश्व व्यवस्था, एक नया मानव जीवन, एक नए प्रकार के मानवीय समाज जो पश्चिम द्वारा तत्काल, क्योंकि पश्चिम की व्यवस्था ही तब डोमिनेंट व्यवस्था थी, प्रभुत्वशील व्यवस्था थी, जो पूरी दुनिया में स्वीकार की जा रही थी, क्योंकि इस प्रकार से उनकी कॉलोनी बन रही थी, जिस प्रकार से उपनिवेशवाद के कारण ब्रिटेन की स्थिति थी कि उसका कहीं उसके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। तो गांधी ने किया, लेकिन वहां गांधी का मुख्य उद्देश्य था समानता की स्थापना करवाना। ये जो भेदभाव था एक नागरिक के रूप में, क्योंकि तब तक लोकतंत्र उस रूप में दुनिया के एकमात्र व्यवस्था के तौर पर जैसे आज स्वीकार की जाने लगी है, उस प्रकार नहीं की जा रही थी। राजतंत्र भी थे चारों तरफ, और मानव की जो राजनीतिक समानता है वो सब जगह स्थापित नहीं हुई थी। यहां तक कि ब्रिटेन में भी स्त्रियों तक को मताधिकार नहीं था। वहां पर निर्धनों को, अमेरिका में जब अब्राहम लिंकन ने कभी लोकतंत्र की परिभाषा दी होगी, लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा में जब वो फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल कहते हैं, तो उसमें अमेरिका में पीपुल कौन थे? स्त्रियां नहीं थी, दास नहीं थे, काले लोग नहीं थे, निर्धन नहीं थे, अशिक्षित नहीं थे, टैक्स जो नहीं देते थे नहीं थे। तो तब का जो समाज था वो इस प्रकार के भेदभाव और असमानता के खिलाफ गांधी ने जो प्रतिरोध का मार्ग अपनाया, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सही। और फिर आगे एक आता है समय जालियांवाला बाग के बाद, जब वो कहते हैं कि ये सरकार शैतान है।
लेकिन उसके ही पहले प्रथम विश्व युद्ध में जब जो परिस्थितियां थी, तो गांधी ने समझा था कि अगर वो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए तैयार होते हैं और वो जिन सिद्धांतों की खुद अपने यहां दुहाई देते हैं भारत के लिए और भारत पर उसको लागू करते हैं, तो हमें इनका सहयोग करना चाहिए। तो इसलिए गांधी ने उपनिवेशवाद का विरोध किया, लेकिन वो उसका समय बाद में आया। पहले समानता का संघर्ष था और उसके खिलाफ प्रतिरोध था, और विशेषकर दक्षिण अफ्रीका की सरकार जो कर रही थी उसके बारे में गांधी द्वारा उठाए गए सवालों से न केवल भारत में बल्कि ब्रिटेन की कॉमन सभा तक में और तत्कालीन ब्रिटेन की सरकार तक में हलचल मची थी। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। पुष्पा जी, मैं जानना चाहूँगा कि गांधी, जैसा कि डॉक्टर ओझा ने कहा, कि एक नई विश्व व्यवस्था चाहते थे। जो उस समय की व्यवस्था थी उससे वो खुश नहीं थे, क्योंकि पूरी मानवता के लिए वो व्यवस्था नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने विदेश में भी और फिर बाद में देश में भी सत्य और अहिंसा का जो शस्त्र होता है उसको अपनाया। तो सत्य और अहिंसा की स्वीकृति अगर वैश्विक है तो आज जो परमाणु युद्ध की आशंका है, आज जो विश्व युद्ध की आशंका है, तीसरे विश्व युद्ध की, वो नहीं होती। आज के संदर्भ में, वैश्विक परिवेश में, ये सत्य और अहिंसा का जो हथियार है वो कितना प्रासंगिक है? आपने सत्य और अहिंसा की बात कही। निश्चित रूप से गांधी का सत्य और अहिंसा ही वह हथियार है जिससे कि आज के आतंकवाद, इस परमाणु का जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, परमाणु युद्ध, परमाणु बम की, इनको दूर किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे अब दुनिया में हथियार हो गए हैं जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। इसमें गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग की बात दुनिया के जो शांति प्रिय लोग हैं वह बात कर रहे हैं, और उन्हीं के रास्ते पर चल करके दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। बहुत सही। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि पूरी दुनिया में आज ये माना जा रहा है कि अधिकांश देशों ने गांधी को इतना महत्व दिया है कि उनके शताब्दी वर्ष पर और उसके बाद और अब तो 150वें वर्ष पर कॉइन्स पे, सिक्कों पर उनको डाला है। सबसे ज़्यादा डाक टिकट अगर किसी के निकले हैं तो वो गांधी का डाक टिकट है। सबसे अधिक भवन, सड़कों का नाम नामकरण विश्व में हुआ है तो वो गांधी के नाम पर है, और इस प्रकार की अन्य चीज़ें। सबसे ज़्यादा अगर मूर्तियाँ, स्टैचू हैं दुनिया में तो आज गांधी के नाम पर है और गांधी का है। गांधी के व्यक्तित्व में वो कौन सा तत्व है जो आज भी उनके जन्म के 150 वर्ष हो जाने के बाद भी पूरी दुनिया का वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं? गांधी अद्भुत थे। अद्भुत इस अर्थ में थे, जिस युग में गांधी हुए थे वो आधुनिक युग था, वो पुनर्जागरण के बाद का युग था, वो औद्योगिकरण के बाद का युग था। वो ऐसा युग था जब अर्जनशील मानव को केंद्र में माना जा रहा था, जब एटमाइज्ड इंडिविजुअल यानी अपने में समाहित और अपने में ऐसे व्यक्तित्व की बात की जा रही थी। उस समय गांधी ने वो जो मेटेरियलिज्म था, भौतिकवाद था, उससे हट करके राजनीति और समाज व्यवस्था को अध्यात्म से जोड़ने का, अध्यात्म से जोड़ने का अर्थ यहाँ एक कोई परलौकिक नहीं है। अध्यात्म से जोड़ने का अर्थ था साधन साध्य पवित्रता। किन माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि तब पाश्चात्य जगत मैकियावेली से प्रभावित था, जिसने मान लिया था कि राजनीति में धर्म और नैतिकता का स्थान नहीं है। गांधी में हम पाते हैं कि भारत में ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्होंने जो मार्ग अपनाया, उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो उससे आगे बढ़ के कहा सत्य ही ईश्वर है, और सत्य के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी, बड़ा से बड़ा त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। और उनका जो सत्याग्रह का मार्ग था वो वीरों का मार्ग था, साहसियों का मार्ग था। और क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कायरता है, भीरुपन है, तो फिर हथियार उठा लेना अच्छा है, लेकिन झुकना नहीं। तो ये झुकना नहीं, भारत में जैसे चंपारण का उदाहरण सबसे पहले आता है, उसके बाद तो अनगिनत उदाहरण है। एक जो भय था, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो भय था भारत के गांव गांव में, एक पुलिस का कांस्टेबल और चौकीदार को देख के लोग डर से छिप जाते थे। गांधी जब मोतिहारी में कोर्ट में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कानून तोड़ा है, मैं आपके कानून को नहीं मानता, लेकिन आपका कानून अनुचित है, लेकिन आपका कानून जारी है, लागू है, आप मुझे जो सजा दें। 10,000 20,000 लोग खड़े थे और गांधी को छोड़ देना पड़ा। और गांधी को छोड़ने का परिणाम ये हुआ कि चंपारण के गांव गांव में, जो बिहार के और भारत के उसमें सबसे पिछड़े और सबसे कम जागृत इलाकों में था,
एक भय समाप्त हो गया कि सत्य के लिए और सत्य पर डटे रहना और उसके लिए कोई भी कुर्बानी और कोई भी कष्ट सहने के लिए तैयार रहना, उससे पूरे भारत के जनमानस में एक चुंबकीय लहर सी दौड़ गई। तो गांधी का जो ये गांधी के जो औजार थे, सत्याग्रह हो और अहिंसा का मार्ग, और उस अहिंसा का जो अर्थ है उसमें जितनी गहराई है उसको पूरे दुनिया ने समझा, और उसके सिवा कोई मार्ग नहीं है पूरे दुनिया में संघर्ष समाधान के लिए। जो जहां बड़े बड़े युद्ध होते हैं उन तमाम युद्धों के बाद भी फिर बात वार्ता पर आती है, एक बिंदु पर पहुंचने की होती है। आज अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने को छटपटा रहा है और कैसे कैसे देशों के साथ कैसे कैसे समझौता करने के लिए विवश हो रहा है, और उस तालिबान के साथ वार्ता करने को तैयार हो रहा है, यानी वार्ता। और गांधी ने हमेशा से इसी मार्ग को अपनाया था, और खास के जिनके अंदर बुराई है उनको बदला कैसे जाए। वो कहते थे कि उससे घृणा मत करो, उसके कार्य से घृणा करो और उसको बदलो, उसका हृदय परिवर्तन करो। और हृदय परिवर्तन के लिए जो साहस और जो ऊंचाई चाहिए थी, और वो ऊंचाई सत्य के मार्ग पर किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती, ये गांधी ने दुनिया को दिखलाया था। और जिसने उसका थोड़ा सा भी अंश समझ लिया वो गांधी से अभिभूत है, और आने वाली पीढ़ियां लंबे समय तक मानवता गांधी से अनुप्राणित होती रहेगी। बहुत सही कहा आपने कि गांधी ने कहा था कि किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करो, उसकी बुराइयों से घृणा करो। और आपने और भी आगे कहा कि उन्होंने आध्यात्मिकता का जो मार्ग है उसको अपनाया, और प्रतिदिन वो प्रार्थना सभाएं करते थे, उसमें प्रवचन देते थे, और वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, इस गीत को वो दोहराते थे और दोहरवाते थे। आज जब वो नहीं हैं, ऐसे परिस्थिति में भी पूरी दुनिया जो हिंदी भाषी नहीं है, गुजराती भाषी नहीं है, वह दुनिया उनके उस संदेश को याद रखी है, और उनके सांस्कृतिक व्यक्तित्व को, उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व को भी आज 21वीं शताब्दी में अपनाने की कोशिश पूरा विश्व कर रहा है। उनके गीतों को गाया जा रहा है। इस संदर्भ में आप डॉक्टर पुष्पा जी क्या कहना चाहेंगे? गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर ट्यूनीशिया के एक संगीतज्ञ अब्दुल रहमान बुखारी ने उनके प्रिय भजन, जैसा आपने अभी जो आपने बताया, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानों ने, इस गीत को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने ट्यूनीशिया में हर जगह ये गीत गाया जा रहा है। और बीटल जो कि एक रॉक म्यूजिक है, उसके एक सदस्य जॉन लेनन, वो गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। और जब वियतनाम युद्ध चल रहा था तो जॉन लेनन और उनकी पत्नी उनके रास्ते पर चल करके उस युद्ध का, अहिंसात्मक रास्ते पर चलने का लोगों को मार्ग दिखा रहे थे और उस युद्ध का विरोध कर रहे थे। एक सीजर सेवाज थे, वो अमेरिका के एक श्रमिक नेता थे और वहाँ के श्रमिकों के लिए वो काम कर रहे थे। वो भी गांधी जी के भजन को, गांधी जी के रास्ते को वहाँ लोकप्रिय बना करके श्रमिकों को सरकार से अधिकार दिलाने में सफल हुए थे। जी, बहुत सही कहा आपने। डॉक्टर ओझा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया परमाणु के हथियार पर बैठी हुई है और कोई गांधी के विचार को सुनने को तैयार नहीं। जो समृद्ध देश हैं वो पूरी अर्थव्यवस्था उनकी मुट्ठी में है और वो हथियारों को बनाने और बेचने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, मगर गांधी इस मार्ग पर चलने वाले लोग नहीं थे, इसके विरोधी थे। अगर ये देश गांधी के उन विचारों को, गांधी के उस व्यक्तित्व को और संदेश को हाशिए पर डाल दें तो कैसा विश्व बनेगा? गांधी के विचारों को हाशिए पर डालने से कैसा विश्व बनेगा, ये बड़ा समीचीन प्रश्न है। गांधी ने जो समझाया था, गांधी ने कहा था कि हमें अपनी आवश्यकताओं को क्यों सीमित रखनी चाहिए। प्रकृति ने जो हमें दिया और जिस प्रकार से हम प्रकृति का दोहन करते हैं, इसका क्या नतीजा होगा, ये आज जलवायु परिवर्तन के रूप में और दूसरे रूपों में हम देख रहे हैं। ये जो अर्जनशीलता है और ये जो भौतिकता है और संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, गांधी चाहते थे आत्मनिर्भरता, गांधी चाहते थे आवश्यकताओं को सीमित करना और मानवता को इस ओर जाना होगा, क्योंकि भौतिकता और अर्जनशीलता
हमें किस ओर ले जा रही है और किस प्रकार से हम दोहन कर रहे हैं और हम कहां पहुंच रहे हैं। जहां तक परमाणु हथियारों का प्रश्न है तो बहुत पहले, उसके पहले ही आप आइंस्टीन के गांधी जी के साथ हुए पत्र व्यवहारों को पढ़ें या गांधी जी के निधन पर आइंस्टीन ने क्या कहा। बर्ट्रैंड रसल जो परमाणु हथियारों के खिलाफ एक प्रकार का शांति आंदोलन चलाने के अगुवा थे, वो गांधी जी से किस प्रकार प्रभावित थे। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं है कि गांधी जी शांतिवादी थे। गांधी जी पेसिफिस्ट नहीं थे। गांधी जी संघर्ष पैदा करते थे। आप गांधी का पूरा जीवन देखिए, गांधी ने जहां तहां संघर्ष उत्पन्न किया, लेकिन उस संघर्ष की समाप्ति का गांधी का जो मार्ग था और गांधी के संघर्ष का जो मार्ग था वो सत्याग्रह का मार्ग था, वो आत्मत्याग का, सेल्फ सैक्रिफाइस का मार्ग था। और उस मार्ग से जो नैतिक ऊंचाई प्राप्त होती है, वो नैतिक ऊंचाई स्वाभाविक रूप से दूसरे को आपका अनुगामी बना देती है। इसलिए दुनिया अगर गांधी के मार्ग को खुले रूप से अस्वीकार करे तो फिर दुनिया नहीं चल सकती है। हाँ, मजबूरी होती है और उन मजबूरियों के चलते ही दुनिया इस में जो हम आप देखते हैं कि बहुत तरह की विडंबनाएं हैं, बहुत तरह का प्रिडिकामेंट्स है, वो इसी के कारण है क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं, मानवता समझ नहीं पाती है कि हमारा लक्ष्य क्या है। मानवता का लक्ष्य यदि एक शांत और अर्जनशील रचनात्मक जीवन है तो वो तो गांधी के मार्ग से ही चलने से रचनात्मक जीवन और एक शांत और समृद्ध जीवन हो सकता है। क्योंकि हम दोहन करके और हम संग्रह करके, प्रकृति के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ करके जो दुनिया बना रहे हैं और जिस प्रकार के आर्थिक प्रतियोगिता में पड़ रहे हैं, तो वो हमको दूर कर रही है अपने लक्ष्य से। क्योंकि गांधी ने तो बतलाया था कि जो सबसे निर्बल है, जो सबसे निर्धन है, उसको ध्यान में रखना चाहिए नीतियां बनाते समय जब भी दुविधा हो। और आज भी दुनिया में जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं, वो क्या करते हैं? गांधी के मार्ग का कोई विकल्प नहीं है। और गांधी ही संसार की आज की समकालीन समस्याओं का, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय संबंध का हो या जो वैश्विक मुद्दे हैं, जो भी मुद्दे हैं, मानवाधिकार का मुद्दा है, ये सारे मुद्दों का समाधान गांधी ही दिखलाते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं। बहुत सही मानते हैं और आपने कहा कि रचनात्मकता का मार्ग हमें गांधी बताते हैं। और जो विश्व में रचनात्मक लोग हैं, जो क्रिएटिव सोसाइटी है, उन्होंने उनको विभिन्न कोनों से पकड़ने की कोशिश की है, चाहे वो फिल्म मेकर हों, चाहे राइटर हों, चाहे नाट्य विधा से जुड़े हुए रंगकर्मी हों। और सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में मैडम फिल्म बनाई गई तो वो गांधी हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी पर पुस्तकें लिखी गई तो वो गांधी हैं। और विदेश के कई निर्माता, निर्देशक भारत आए, भारत में गांधी को जाना और लिखा, पढ़ा, उन पर फिल्में बनाई। आप गांधी के उस व्यक्तित्व को, रचनात्मक व्यक्तित्व को, जिसका उल्लेख ये कर रहे थे डॉक्टर ओझा, उसकी रचनात्मकता को और उसके सांस्कृतिक व्यक्तित्व को जो आज विश्व पकड़ने का एक कोशिश कर रहा है, उसको आप किस रूप में देखती हैं? और कौन वो फिल्म है जिसे अविस्मरणीय आप मानती हैं, जो गांधी को केंद्र में रखकर बनाया गया हो? वो रिचर्ड एटनबरो का गांधी पिक्चर है। आपने उसे देखा था? जी। गांधी का रचनात्मक कार्य, गांधी का पहला जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है तो वहाँ से रचनात्मक कार्यक्रम वहाँ शुरू हुआ। तो वहाँ पर सफाई, स्वच्छता, स्कूल खोल करके लोगों को पढ़ाने की कोशिश, फिर अपना काम खुद करने के, गांधी जब चंपारण आए उनके साथ उनके सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, सभी लोग आए, उनके साथ काफ़ी नौकर चाकर आए। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें खुद खाना बनाना चाहिए। क्या बात। और कस्तूरबा के साथ फिर उन लोगों ने, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू लोगों ने अपने जो उनके सहयोगी आए हुए थे उनको भेज दिया उनके कामों में साथ देने के लिए। और कस्तूरबा जी खाना बनाती थी और कस्तूरबा जी के साथ ये लोग मिलकर के खाना बनाते थे। बहुत सही कहा आपने कि गांधी उद्यमी व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते थे और उसका उदाहरण स्वयं बनना चाहते थे। गांधी को जिस छोर से भी पकड़ा गया विश्व में रचनात्मकता के लिए काम करने वाले लोगों ने, तो उन्होंने गांधी को इसी रूप में जाना, पकड़ा और उनका लेखन किया। हम उस गांधी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने, एक भारतीय होने के नाते हमें गर्व है कि गांधी भारत का नागरिक था। और एक विश्व नागरिक होने के कारण भी हमें गर्व है कि विश्व का सबसे बड़ा अगर व्यक्तित्व कोई है तो वो गांधी है।
और वो भारत का व्यक्तित्व है जिसने कि विश्व को प्रभावित किया। आइए महात्मा गांधी के 150वें वर्ष पर हम उनको नमन करते हुए दो पंक्तियां समर्पित करते हैं कि लो श्रद्धांजलि राष्ट्रपुरुष सतकोटि हृदय के कुंज खिले, आज तुम्हारी पूजा करने सिंधु हिमालय संग चले, सिंधु हिमालय संग चले। नमस्कार।